हेलो दोस्तों, मैं लखपत कुमार आपका यूपीएससी फाइटर 100 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एक महत्वपूर्ण संस्था जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक। दोस्तों, आज हम विश्व बैंक पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा या सुना होगा कि विश्व बैंक द्वारा इस देश को इतनी धनराशि ऋण के रूप में प्रदान की गई, या हम मतलब भारत को प्रदान हुई है। भारत को इतनी राशि मतलब विश्व बैंक से मंजूर की है। दोस्तों, ऐसी खबरें आपको सुनाई देती होंगी। आज हम जानते हैं विश्व बैंक है क्या, और ये ऋण किस प्रकार उपलब्ध कराती है, और इसकी शाखाएं कितनी हैं। हम विश्व बैंक से संबंधित आज 6 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे गाइस। कितने पॉइंटों को डिस्कस करेंगे? केवल 6 पॉइंट। पहला देखेंगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। दूसरे देखेंगे इसकी शाखाएं कितनी हैं। तीसरा देखेंगे इसके उद्देश्य क्या हैं, ये किस उद्देश्य किस पर्पज से ये बनाया गया है। चौथा देखेंगे इसकी रिपोर्ट्स, ये कौन सी रिपोर्ट्स जारी करता है। पांचवा देखेंगे इसके सदस्य देश कितने हैं और उनके द्वारा अंशदान कितना कितना होता है। ठीक है गाइस। और छठवां पॉइंट देखेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में वर्ल्ड बैंक। ठीक है गाइस, ये 6 पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे आज इस क्लास में। बहुत मज़ा आने वाला है, और आज के बाद तुम्हारा ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो वर्ल्ड बैंक से तुम पर न बन पाए। गाइस, ये वीडियो पूरी देखने के बाद तुम सारे वर्ल्ड बैंक से संबंधित सारे क्वेश्चन बना पाओगे, और बहुत आसान तुम्हें सारे प्रश्न लगेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखते हैं अपनी स्थापना। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो हुई थी दोस्तों, वो हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 के जरिए 1945 में। कब हुई थी दोस्तों? 1944 के जरिए 1945 में हुई थी। और ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था दोस्तों, हमने पहले जो आईएमएफ में पढ़ा था, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोस्तों, इसकी स्थापना और विश्व बैंक की स्थापना, दोनों की स्थापना एक साथ में होती है। और वो भी कब? ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944। दोस्तों, ये समझौता हुआ था अमेरिका की न्यू हैम्पशायर जो शहर था, उसमें ब्रिटेन वुड्स नामक एक स्थान था, वहाँ पर ये समझौता हुआ था और ये कमेटी जुड़ी थी। दोस्तों, उसी स्थान के नाम पर इस समझौते का नाम रख दिया गया ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944। ठीक है गाइस। तो उसी समझौते के अनुसार आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, दो महान अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय यहीं से देखा जाता है, ब्रिटेन वुड्स समझौता से। ठीक है गाइस। अब ये समझौते के अनुसार इसका निर्माण तो हो गया। इसने जो कार्य आरंभ किया था दोस्तों, वो किया था 25 जून 1946 से। ठीक है दोस्तों, समझ गए ना आप? कार्य आरंभ किया था 25 जून 1946 से। और दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में है, जो अमेरिका की राजधानी है। और इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों, वो डेविड मालपास हैं। दोस्तों, ये अध्यक्ष जो अमेरिका के हैं, और अक्सर जो सारे अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो अमेरिका के ही बनाए जाते हैं। अब प्रश्न ये आ रहा होगा कि अमेरिका के क्यों बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि विश्व बैंक में और आईएमएफ में दोनों जगह देखा जाए तो वोटिंग पावर और अंशदान दोनों की देखा जाए तो दोनों अमेरिका का सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 16 से ज़्यादा अमेरिका का है। तो आप समझना चाहिए कि अगर अमेरिका के पास वोटिंग पावर सबसे ज़्यादा है तो अब उसका ही सदस्य चयनित होगा वहाँ पर। तो ठीक है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जब आईएमएफ का भी कार्य ऋण देना है आईएमएफ का कार्य, विश्व बैंक का भी ऋण देना है, तो दोनों संस्थाएं एक साथ निर्माण क्यों हुआ, ये समझने की बात है और सोचने की भी बात है। दोस्तों, हम बताते हैं तुम्हें। आईएमएफ का कार्य है ऋण देना, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, यानी 1 वर्ष 6 महीना 2 वर्ष। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आईएमएफ ऋण देगा, और वो भी साख देखेगा, इसकी कैसी साख है और इसकी मतलब, और फिर तुम्हें कुछ मतलब एडवाइस भी देगा, सलाह भी देगा कि तुम्हें ऐसे ऐसे ये सलाह, और वो सलाह तुम्हें माननी होंगी। ठीक है गाइस, वो सलाह भी तुम्हें माननी होंगी।
ये कुछ नहीं, जैसे तुम्हें एलपीजी मॉडल लाना है, ये लाना है, वो लाना है, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें एडवाइस देगा। उस एडवाइस के अनुसार तुम्हें ब्याज मतलब जो ऋण है उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। दोस्तों वर्ल्ड बैंक जो ऋण देगा तुम्हें वो लंबे समय के लिए देगा, और कुछ योजनाओं के लिए देगा। जैसे तुम कोई योजनाएं हों उनके लिए लगाओ, या तुम्हें व्यापार के लिए चाहिए उसके लिए, और अगर तुम्हें अपने देश का विकास करना हो उसके लिए ऋण किसने कैसे उपलब्ध कराएगा, लंबे समय के लिए। ठीक है। इस वर्ल्ड बैंक की का कार्य है लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। अब एक का कार्य हो गया शॉर्ट टाइम के लिए, एक हो गया लॉन्ग टाइम के लिए। समझ गए ना आप, ये लॉन्ग टाइम के लिए ऋण उपलब्ध कराता है वर्ल्ड बैंक। अब दोस्तों इसकी स्थापना हमने देख ही ली, अब देखते हैं इसकी शाखाएं। दोस्तों इसकी शाखाएं 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं इसकी? 5। अब वो 5 शाखाओं के बारे में देखते हैं। दोस्तों 5 शाखाओं में एक बारी बारी से देख लेते हैं उनके नाम। पहले इनके 5 जो शाखाएं हैं उनके नाम देखेंगे, फिर बारी बारी से एक एक करके इनके बारे में डिटेल्स भी देखेंगे। ठीक है गाइस। पहली जो हमारी वर्ल्ड बैंक की पहली शाखा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसे कहते हैं IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है गाइस। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। ठीक है गाइस। अब IBRD और IDA इन दोनों को हम जोड़ के कहें तो इन दोनों का मुख्यतः तो मतलब कहा जाए तो मुख्यतः इन दोनों को ही संयुक्त रूप से वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त रूप से इन दोनों को ही अगर कहीं पर कहे मतलब पूछा जाए तो मुख्यतः कौन सी बैंक वर्ल्ड बैंक के अंदर आती हैं, तो अगर IBRD और IDA हैं तो दोस्तों इन दोनों को भी वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर और भी जो है 3 संस्थाएं और भी आती हैं। टोटल कितनी संस्थाएं आती हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर? 5 संस्थाएं आती हैं। ठीक है गाइस। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण संस्था है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, IFC। ठीक है गाइस। जो नेक्स्ट आती है हमारी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA। और 5वीं अंतिम जो है हमारी वो है निवेश विवाद के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है गाइस। बहुत बड़ा नाम है लेकिन कोई बात नहीं है, इसे शॉर्ट में कहते हैं ICSID। ठीक है गाइस। इसके शॉर्ट में ये कहते हैं। अब चलते हैं एक एक करके डिटेल्स देखेंगे सबके बारे में, एक एक संस्था के बारे में डिटेल्स देखेंगे किसमें क्या प्रावधान है। देखते हैं। हम पहली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD के बारे में, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है। सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। दोस्तों जहाँ पर वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी वहीं पर इसकी हुई है, क्योंकि यही वर्ल्ड बैंक के रूप में सबसे पहले यही थी। इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटेन वुड सम्मेलन 1944 से, 44 प्रतिनिधि थे। कार्य आरंभ इसने 1946 में किया था। और इसकी मुख्य बात है इसके सदस्य वर्ल्ड बैंक की बराबरी हैं 189। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं उसके जो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। किसी भी चीज़ का निर्माण होता है दोस्तों तो कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होते हैं उसके। तो इसका उद्देश्य था जो द्वितीय विश्व युद्ध में जितने भी देश, जितने भी कंट्रीज जो थे उनकी जो इकोनॉमी जो ह्रास हुआ था, इकोनॉमी जो मतलब लेस हुआ था उनका, उसको डेवलपमेंट करना। ठीक है। उसमें सुधार करना था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार। ठीक है। लेकिन अब देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका अब मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, यानी गरीबी हटाओ। हमें पूरे विश्व से गरीबी हटानी है। IBRD का मुख्य उद्देश्य है गरीबी हटाओ। ठीक है गाइस। अब बात यह है कि वर्ल्ड बैंक बन गई, वर्ल्ड बैंक की पहली शाखा आ गई IBRD। अब IBRD ने पहला ऋण किसे दिया था दोस्तों? पहला ऋण दिया था फ्रांस को 1947 में,
और कितने पैसे दिए थे, 250 मिलियन डॉलर। और इसके द्वारा दोस्तों रिपोर्ट जारी की जाती है, वो है विश्व विकास रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अब करते हैं बात दूसरे नंबर पर जो हमारी बैंक आती है वो है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हिंदी में से कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी गैस 24 सितंबर 1960 को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में ही है। और दोस्तों इसके जो सदस्य देश हैं थोड़ा कम है वर्ल्ड बैंक से क्यों, आईवीआरडी से। इसके जो सदस्य देश हैं 173 हैं। दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था ना, उस समय जो देशों ने सिग्नेचर किए थे वो 15 ऐसी कंट्रीज थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे इसके निर्माण के समय। उन 15 में हमारा भारत शामिल था। ठीक है दोस्तों, भारत हमारा 15 देशों में शामिल था। दोस्तों इसका एक महत्वपूर्ण नाम भी है, आईडीए को सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है या उदार ऋण खिड़की। दोस्तों उदार ऋण खिड़की क्यों कहा जाता है, इसके उद्देश्य से ही मालूम पड़ जाएगा। इसका उद्देश्य है अल्प विकसित देशों को लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों ये अल्प विकसित जो देश है ना, उन्हें लंबे समय के लिए ऋण उपलब्ध कराता है, बहुत आसान तरीके से कराता है और कभी बिना साख देखे हुए ही ऋण उपलब्ध करा देता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। समझ रहे होंगे आप। इसके उद्देश्य से इसका जो सॉफ्ट लोन, इसका नाम मालूम पड़ जाता है। सॉफ्ट लोन विंडो क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत आसान से ऋण उपलब्ध करा रही है ये, तो इसीलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है। अब दोस्तों ये ऋण उपलब्ध करा रही है, सब कुछ पैसा दे रही है, तो इसके पास भी तो पैसा कहीं से आता होगा। अब वो पैसा कहाँ से आता है दोस्तों, इसके पास जो पैसा आता है वो आता है आर्थिक सहायता प्रदान। दोस्तों आर्थिक सहायता प्रदान जो करता है सदस्य देश, जो सदस्य देश होते हैं ना, और सदस्य देशों में मेनली जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों के द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बैठक होती है, जिस बैठक को कहते हैं हम अनुपूर्ति बैठक के नाम से जानते हैं। ठीक है गाइस, इस बैठक में वो अमीर देश आते हैं, या हम कह सकते हैं विकसित देश आते हैं, उनके द्वारा जो कोष होता है ना, वर्ल्ड बैंक का कोष, उसमें या आईडीए का जो कोष है, कोष का मतलब समझ रहे होंगे ना, कह सकते हैं उसका खाता, उस खाते में ये पैसे दान करते हैं, ठीक है, अनुदान करते हैं, जमा करते हैं। ठीक है, ये लोग, ये जो अमीर देश होते हैं, विकसित देश होते हैं, विकसित कंट्रियों के सदस्य कुछ ना कुछ पैसे यहाँ पर जमा करते हैं और उन पैसों को ये अल्प विकसित देशों को विकास के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध उन्हें कराता है। ठीक है गाइस, आप समझ गए होंगे। तीसरी एक महत्वपूर्ण संस्था आती है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके समझ में आ रहा होगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ठीक है गाइस, इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर वहीं पर है, वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों इसके जो कंट्री, मतलब इसके जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 184 है, यानी वर्ल्ड बैंक आईवीआरडी से उसमें 189 है, तो दोस्तों 5 कम है। ठीक है, अब ये कौन से कम है ये हमें नहीं मालूम दोस्तों। अब इनके उद्देश्यों के बारे में देखते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्योंकि इसके भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे। दोस्तों इसका उद्देश्य है विकासशील सदस्य, यानी विकासशील देश या सदस्य देशों को निजी क्षेत्र के लिए ऋण उपलब्ध कराना। दोस्तों निजी क्षेत्र होता है उनका, जैसे कंपनियां, अगर हम कहें अपने भारत का निजी क्षेत्र क्या होगा, जैसे निजी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, महिंद्रा कंपनीज हो गई, टाटा कंपनी हो गई, और भी अदर सारी कंपनियां होती हैं, उन निजी क्षेत्रों के लिए ऋण उपलब्ध कराना। अब इन निजी क्षेत्रों को कौन ऋण उपलब्ध कराएगा, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इसके द्वारा इन कंपनियों को ऋण दिया जाएगा।
ठीक है गाइस। और इसका उद्देश्य क्या है? पूंजी प्रधान देशों को अल्प विकसित और विकासशील देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों अब जो निजी कंपनियां हैं उन्हें पैसा देगी ये, ठीक है। अब निजी कंपनियों ने पैसा ले लिया तो दोस्तों कुछ शर्तें भी तो रखेगी कि हम भाई तुम्हें पैसा दे रहे हैं, तुम्हें भी तो कुछ करना होगा। अब उनसे शर्त क्या रखेगी कि आप अल्प विकसित देश और विकासशील देश इन दोनों देशों में जाइए और अपनी कंपनी स्थापित कीजिए या अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे अल्प विकसित देश में अगर हम पूंजी निर्माण की बात करें या वहाँ पे मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करवाएं दोस्तों, वहाँ पर अगर जैसे कोई बड़ी कंपनी है उसने अल्प विकसित देश में अपना एक मतलब कंपनी बनाई, तो वहाँ के कुछ ना कुछ लोगों को मजदूरी मिलेगी, और दोस्तों मजदूरी मिलेगी तो उनका जीवन निर्वाह बहुत आसान हो पाएगा, उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी दोस्तों, वहाँ उस देश की ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ेगी और जीडीपी भी बढ़ेगी वहाँ की दोस्तों। इसीलिए आईएफसी कहती है कि हम तुम्हें ब्याज मतलब ऋण तो उपलब्ध कराएंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अल्प विकसित और विकासशील देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसीलिए उसे प्रोत्साहित करती है, यानी पूंजी प्रधान देशों को या जो वो देश हैं उन्हें प्रोत्साहित करती है कि आप जाइए वहाँ पर जा कर के अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों, अब निजी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को ऋण उपलब्ध कराने के बाद दूसरे देश में भी जाएंगी, तो दोस्तों दूसरे देश में जाएगी उनके लिए एक ब्रांड भी जारी करती है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में, यानी इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रांड जारी करती है दोस्तों। अब वो ब्रांडों के अलग अलग नाम रखती है। जैसे हम भारत के लिए अगर देखा जाए, हमारे भारत का ब्रांड नाम रखा जाए तो दोस्तों उसे कहते हैं मसाला ब्रांड। ऐसे ही जापान की जो ब्रांड है समुराई ब्रांड, ठीक है, इसे ये नाम दिए जाते हैं। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ठीक है, इसका ये नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। उसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। सबका हेडक्वार्टर दोस्तों एक ही जगह पर है, वाशिंगटन डीसी में। बस इनके जो टोटल कंट्री हैं उनके अलग अलग हैं। इसके 181 टोटल कंट्री हैं। और दोस्तों इसे विकासात्मक वित्तीय संस्था के नाम से जाना जाता है। जैसे ही आईडीए को सॉफ्टवेयर विंडो के नाम से जाना जाता था, इसे दोस्तों विकासात्मक वित्तीय संस्था के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है एफडीआई। एफडीआई को हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। देखो इसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। दोस्तों एफडीआई होता है, हम एक साधारण मतलब भाषा में तुम्हें बताएं तो जैसे कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी हो किसी दूसरे देश में जा कर के अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो दोस्तों उसे ही हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करेगी तो कुछ ना कुछ वो भी लाभ कमाएगी, दोस्तों उसी लाभ को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ठीक है गाइस, एफडीआई। और एफडीआई को बढ़ावा देना इसी का उद्देश्य है। एफडीआई की दोस्तों फुल फॉर्म अगर आपको नहीं मालूम हो तो एफडीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और दोस्तों इसका उद्देश्य और भी है, और वो उद्देश्य क्या है? एफडीआई को बढ़ावा देने के साथ साथ इस देशों के विकास के लिए, यानी विकासशील जो देश हैं अब विकासशील देशों को सलाह भी देगी। एफडीआई का मतलब एफडीआई जो है उसको तुम ग्रोथ करवाओ और कुछ न कुछ एडवाइस भी देगी, सलाह देगी। कौन देगी? आईएफसी, ठीक है, सॉरी आईएफसी नहीं, सॉरी एमआईजीए, ये मतलब सलाह देगी कि तुम मतलब जो कंपनियां हैं अगर दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगी तो कुछ न कुछ लाभ होगा, और दोस्तों उससे दोनों देशों का लाभ होगा। एक तो जिस कंपनी जो जिस देश की है उस देश को लाभ होगा, और दूसरा जिस देश में कर रही है उसको भी लाभ होगा, ठीक है। अब मेनली इम्पोर्टेंट बात ये आती है, एमआईजीए का भारत सदस्य नहीं है, सॉरी सदस्य है,
और वो कब शुरुआत में नहीं था, जब इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, जब इसका सदस्य नहीं था। लेकिन जैसे ही 1994 कुछ समय बीता, उसके बाद इसका बाद में भारत सदस्य बना था। वो कब बना था? 1994 1994 में इसका भारत सदस्य देश बना। अब पांचवा आता है अंतिम। इसका अंतिम जो है, निवेश विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। इसके नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। आप समझ रहे होंगे निवेशी विवाद या इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगर निवेशी जो हमारा निवेश विवाद होगा, कब होगा? एक तो व्यापार होगा जब होगा, या फिर जब हो सकता है कुछ कंपनियां आप चेंज कर रही हों, जब ही तो होगा दोस्तों। जैसे किसी देश की सीमा विवाद हो या कोई व्यापारिक झगड़ा हो, तो उनको जो देखेगा वो CSID ये देखेगा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1966 में हुई थी। और मेनली बात है, भारत इसका सदस्य देश नहीं है और अभी भी नहीं है, शुरुआत में भी नहीं था और अभी भी नहीं है। उसके उद्देश्यों की बात करें तो दोस्तों, इसके उद्देश्य इसके नाम से ही पता चल जाते हैं। इसके उद्देश्य हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान हेतु सुलह, मध्यस्थता और तथ्यान्वेषण के माध्यम से समाधान करना। ठीक है। और दूसरा उद्देश्य है इसका अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देना। समझ गए होंगे, क्योंकि विवाद होंगे उन्हें सुलझाएंगे। कौन सुलझाएगा? ICSID। ठीक है, ये संस्था इन मतलब विवादों को सुलझाएगी। तुमने सुना होगा जैसे चीन अमेरिका वॉर, चाइना अमेरिका वॉर सुना होगा। जैसे ट्रेड वॉर चलता है ना, ट्रेड वॉर जो व्यापारिक लड़ाई चलती है इनकी, तो उसकी जो सुलह कराई गई वो कौन कराएगी? ICSID, ये संस्था इनकी सुलह कराएगी। अब बात करते हैं इसके, हमने एक एक करके सारे उद्देश्यों के बारे में देखा था। पांचों जो संस्था थी उनके उद्देश्यों के बारे में एक एक देखा था। अब पूरे वर्ल्ड बैंक के उद्देश्यों के बारे में देखते हैं, पूरा वर्ल्ड बैंक के उद्देश्यों के बारे में। दोस्तों पूरे वर्ल्ड बैंक के उद्देश्यों के बारे में देखा तो सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए पूंजी, दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। दोस्तों मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि ये जो संस्था है IMF है दोस्तों, वो शॉर्ट टाइम के लिए उपलब्ध कराती है, लेकिन ये जो कराएगी वो दीर्घकालीन के लिए पूंजी उपलब्ध कराएगी। ठीक है गाइस। दूसरा इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है भुगतान संतुलन करना। तीसरा महत्वपूर्ण है इसका सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश के विभिन्न माध्यमों को प्रोत्साहित करना। पूंजी निवेश के दोस्तों समझ रहे होंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो जो व्यापार बढ़ाइए, कंपनियां लगाइए, और भी बहुत सारे संबंध होते हैं और बहुत सारे तरीके होते हैं। उन तरीक़ों को प्रोत्साहित करना, कैसे आप इस तरीके को अपना लीजिए जिससे आपका भी फ़ायदा होगा, दूसरे देश का भी फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसे पॉइंटों को भी ये बताता है, इसका यही उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य की बात करें दोस्तों, लघु एवं वृद्धि इकाइयों एवं आवश्यकताओं परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करना। दोस्तों जैसे आप बहुत सारी योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, जैसे देखा जाए हमारे यहाँ पर भारत में योजनाएं भी लगती हैं, परियोजनाएं भी लगाई जाती हैं। तो उन परियोजनाओं के लिए जैसे हमारे यहाँ पर परियोजना कौन सी लगाई जाती हैं, किसी नदी बांध परियोजना हो गई, नदी जोड़ो परियोजना हो गई। ये ऐसी परियोजना होती हैं जिनसे हमें लाभ होगा, कहीं ना कहीं हमें लाभ होगा, हमारी कंपनियां भी होगी। जैसे स्किल इंडिया हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, ऐसी योजनाएं हो गई जिससे सबका फ़ायदा होगा। ऐसी योजनाओं के लिए जो ऋण उपलब्ध कराएगी वो वर्ल्ड बैंक ही उपलब्ध कराएगी। और दोस्तों एक इसका अब जो मेनली है वो है वही गरीबी हटाओ भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है गाइस। अब इसकी देखते हैं, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती हैं। दोस्तों पहली रिपोर्ट है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट।
डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में दोस्तों अभी जो 2020 में इसका हमें भारत को स्थान मिला है वो मिला है 63वां। इसमें जो टोटल कंट्रीज जो हैं इस रिपोर्ट में 190 कंट्रीज आती हैं। 190 कंट्रियों के लिए जारी की जाती है रिपोर्ट, और इसमें भारत को स्थान कितना मिला है? 63वां। विश्व विकास रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसमें भारत को स्थान मिला है 129वां, और टोटल जो कंट्री हैं 189 देश हैं। ठीक है, 189 देश हैं, और ये जो आंकड़ा है 2019 का है। तीसरी जो आती है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स। दोस्तों इससे ये बताया जाता है कि इस देश की आर्थिक व्यवस्था इतनी ग्रोथ कर रही है या कम जा रही है या बढ़ रही है। ठीक है गाइस, इसमें इस रिपोर्ट में ये जारी किया जाता है। चौथी आती है कमोडिटी मार्केट आउटलुक। इसमें दिखाया जाता है कि मार्केट की वैल्यू अभी ये चल रही है, इस मार्केट के उछाल पर है, ये मतलब थोड़ा कम है। ये कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट के जरिए बताया जाता है। ठीक है, पांचवी जो रिपोर्ट जारी होती है वो होती है वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, ये जो जारी होती है ये बताती है कि उस देश की जो वित्तीय जो है इन्वेस्टमेंट वाली जो है इस प्रकार मतलब ग्रोथ हो रहा है या लॉस में जा रही है। ठीक है, ये रिपोर्ट ये दिखाती है। और छठवीं जो आती है दोस्तों वो है विश्व विकास संकेतक, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर। ठीक है, ये रिपोर्ट छठवीं 6 रिपोर्ट जारी करती है। ये 6 जो रिपोर्ट हैं दोस्तों, इन 6 रिपोर्टों का नाम याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में यही रिपोर्ट से पूछी जाती हैं कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है। ठीक है, ये रिपोर्टों के नाम तुम्हें केवल याद रखना है, और इसमें ये देख लेना है कि ये रिपोर्ट मतलब भारत को स्थान क्या है, इस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, इसमें क्या दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे सदस्य देश एवं अंशदान। इसमें कितने देश हैं और उनके द्वारा कितना अंशदान मिलता है, ये हमारा 5वें नंबर का है। दोस्तों सदस्य देशों की इनकी संख्या देखी जाए तो 189 है। कितनी है? 189। दोस्तों अब मेनली हम अब सदस्य देशों की बात करें तो अब बात है इसकी, हमें सदस्यता लेनी है वर्ल्ड बैंक की, हमें सदस्यता लेनी है किसी देश को, तो हमें किस प्रकार सदस्यता मिलेगी। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की सदस्यता लेने के लिए IMF की सदस्यता लेना जरूरी है। इसीलिए IMF को वर्ल्ड बैंक की चाबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? चाबी। बहुत ज़रूरी बात है, ये तो याद भी रखना है तुम्हें। IMF को वर्ल्ड बैंक की चाबी कहा जाता है। अगर तुम्हें वर्ल्ड बैंक में जाना है तो IMF की सदस्यता लेना अनिवार्य है। ठीक है गाइस, इसमें जो वर्ल्ड बैंक में टोटल देश हैं 189 हैं, और 189वां जो देश है वो कौन सा है? नौरू। 189वां देश है नौरू है। अब दोस्तों देखते हैं इनकी शेयर धारता कितनी है, यानी ये लोग कितना पैसा मतलब देते हैं, कितना % पैसा देते हैं, और इनका वोटिंग पावर भी कितना है, क्योंकि दोस्तों वोटिंग पावर बहुत ज़रूरी है। पहले नंबर पर आता है अमेरिका, जिसकी शेयर धारता है 17.2, और वोटिंग पावर है दोस्तों 16.28। देख रहे होंगे आपको इसमें नज़र आ रहा होगा डिस्प्ले पर, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास वोटिंग पावर है। इसीलिए तो अध्यक्ष के रूप में अमेरिका का सदस्य ही नियुक्त किया जाता है वहाँ पर। दूसरे नंबर पे आता है जापान। जापान का जो शेयर धारता है 7.4% है, और इसकी जो वोटिंग पावर है 7.20% है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों चीन का जो शेयर धारता है 4.77 है, और इसकी जो वोटिंग पावर है 4.53 है। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है जर्मनी, जिसकी शेयर धारता है 4.32% है, और जो वोटिंग पावर है 4.11% है। पाँचवें नंबर पर ब्रिटेन आता है दोस्तों, शेयर धारता इसकी है 4.04% है, और वोटिंग पावर दोस्तों है 3.85। और ब्रिटेन और फ्रांस की दोस्तों सेम ही है, 4.04 मतलब % शेयर धारता है, और वोटिंग पावर 3.85% है। अब मेनली तुम्हें याद रखना है अपना भारत 7वें नंबर पर आ रहा है वर्ल्ड बैंक में। शेयर धारता में हमारे भारत का स्थान 7वां है,
और इसकी शेयर धारता है 3.13% है और वोटिंग पावर 2.98% है। ठीक है। 8वें नंबर पे आ रहा है 2.9898 रूस है। रूस जो आ रहा है 8वें नंबर पे है। भारत के बाद कौन सा आता है? रूस आता है। उसकी जो वोटिंग पावर है 2.84% है। ठीक है। याद रखना है, केवल कुछ नहीं रहे याद, तो ये याद रखना हमारे भारत का स्थान 7वां है, 7वां भारत का स्थान है। ठीक है। अब बात करते हैं, अब आता है दोस्तों भारत और विश्व बैंक। दोस्तों हम विश्व बैंक को या भारत के परिप्रेक्ष्य में विश्व बैंक को अब देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे भारत हमारा किस किस संस्था का संस्थापक रहा है, किस किस में शामिल है, किस किस में नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब पहले नंबर पे है दोस्तों ICSID। इसका भारत अभी भी सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस संस्था का भारत अभी भी सदस्य नहीं है। दोस्तों हमारी वर्ल्ड बैंक कितनी संस्थाएं? 5 हैं। इसका नहीं है तो केवल अब 4 का तो होगा। अब 4 का किन किन का है वो देखते हैं दोस्तों। IBRD, IDA, IFC। दोस्तों इन 3 संस्थाओं का तो संस्थापक रहा है, यानी जब स्थापना हुई थी इनकी तो हमारा भारत देश इसमें शामिल था। लेकिन MIGA का दोस्तों इसकी स्थापना के समय भारत सदस्य देश नहीं था, लेकिन बाद में 1994 में इसका सदस्य देश बन गया। ठीक, इसकी सदस्यता हमारे भारत ने ग्रहण कर ली। दोस्तों आगे देखेंगे हम इसकी सहायता की, जो मतलब भारत की सहायता के लिए दोस्तों एक ग्रुप बनाया गया था 1950 में। भारत की सहायता के लिए एक ग्रुप बनाया गया था 1950 में। वो बनाया किसके द्वारा गया था? IBRD के, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा एक ग्रुप बनाया गया था दोस्तों। उस ग्रुप को नाम दिया गया था भारत सहायता क्लब। अब इस ग्रुप में दोस्तों जो टोटल कंट्री थे वो 6 देश शामिल थे। वो 6 देश कौन से शामिल थे? पहला था USA, दूसरा था ब्रिटेन, तीसरा कनाडा, चौथा जापान, 5वां था फ्रांस और 6वां था जर्मनी। तो दोस्तों इन 6 देशों ने संयुक्त रूप से एक क्लब मतलब ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया गया भारत सहायता क्लब। ठीक है दोस्तों, इसे अब हम क्या कहते हैं? भारत विकास फोरम। दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है भारत विकास फोरम, इसे पहले क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसे पहले कहा जाता भारत सहायता क्लब। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बहुत आसान लगेगा तुम्हें, बस एक बार पढ़ लीजिए, ढंग से देख लीजिए वीडियो। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत को सबसे पहला ऋण। दोस्तों अब बात है कि हमारे भाई संस्था में हमारा भारत शामिल रहा है, तो भारत को ऋण कब, सबसे पहला ऋण कब उपलब्ध हुआ था? दोस्तों सबसे पहला ऋण उपलब्ध हुआ था 1948 में IBRD के द्वारा। और किस चीज़ के लिए लिया गया था ऋण? कृषि मशीनरी परियोजनाओं के लिए। दोस्तों जो हमारी कृषि मशीनरी जो थी, आधुनिक तकनीकी से जो कृषि करने के लिए जो मशीनरियों की आवश्यकता थी, उसके लिए हमारे भारत ने ऋण लिया था IBRD से। ठीक है दोस्तों, इसीलिए सबसे पहला ऋण कब, मतलब प्रश्न पूछा जाए सबसे पहले ऋण कब लिया गया, तो वो लिया गया था 1948 में। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप। अब दोस्तों आगे देखते हैं, भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा शेयर धारक है और वोटिंग पावर अधिकार वाला देश है। दोस्तों मैंने जब पढ़ाया था, तो मैं पीछे अभी वीडियो में पढ़ाया था शेयर धारकता और वोटिंग पावर के बारे में। जब मैं पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था भारत हमारा कौन सा स्थान रखता है? 7वां। और हमारा शेयर धारकता में परसेंट में कितना अंक है? 3.13%। और वोटिंग पावर कितना है? 2.98%। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में एक बहुत अभी मतलब नोट में करंट में है दोस्तों, ये करंट का न्यूज़ है, आप जान लें। वर्ल्ड बैंक द्वारा कोरोना प्रकोप चल रहा है दोस्तों, उससे लड़ने के लिए भारत को अभी $1 अरब रुपए ऋण के रूप में उपलब्ध भारत को कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कब कराए गए हैं? अभी 2020 में। दोस्तों अगली जो वीडियो अब आएगी हमारी दोस्तों, अब आएगी WHO। बहुत फेमस रह रहा है ये मुद्दा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ेंगे, WHO के बारे में जानेंगे। और इस एक एक करके दोस्तों हम सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक एक करके हम सारी कवर करेंगे। बस आप
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वीडियोस जो हैं आपके पास अपलोड होने के बाद आपके पास सबसे पहले बेल आइकन आ जाए। ठीक है दोस्तों, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास सबसे पहले, तो आप वीडियो भी सबसे पहले देखेंगे और दोस्तों आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में।